हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए, कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, है ना, इन accounting standards brings uniformity in a accounting principles, b books of accounts, c financial statements, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, तो लेखांकन प्रमाप एक रूपता लाता है। मतलब जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी मतलब अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से हो पाए, सब कुछ एक जैसा हो पाए। तो क्या ये आपका जो है यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में लेकर के आता है? सही है, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी आपका यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है कि कब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। अलग अलग फर्म है, अलग अलग बिजनेस है, और अलग अलग बिजनेस में ऐसा ना हो कि एक ट्रांजैक्शन को डील करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल या मेथड को अप्लाई कर दिया जाए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यही मतलब है कि भाई हम बताएंगे, स्टैंडर्ड तय करेगा कि कौन सा प्रिंसिपल लगाना है। अकाउंटेंट अपने मन से तय नहीं करेगा कि इस ट्रांजैक्शन को डील करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल आपको लगाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में लाता है सारे फर्म में, बिल्कुल सही है। बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी लाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका अगर अप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है बुक्स ऑफ अकाउंट भी उसी तरीके से प्रिपेयर होगा, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिंसिपल जो आप बना रहे हो, जो आप यहाँ पर जर्नल बना रहे हो, लेज़र बना रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही बना रहे हो ना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वगैरह को फॉलो करते हुए सब कुछ बना रहे हो। और अकाउंटिंग चूंकि स्टैंडर्ड ऊपर खड़ा है, बोल रहा है कि प्रिंसिपल इस तरीके से करो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी उसी तरीके से मेंटेन होगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट अगर उस तरह से मेंटेन होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका उस तरीके से ही मेंटेन होगा, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बता रहा है उसी के थ्रू होगा, तो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा। यानी कोई भी बिजनेस अकाउंटिंग कर रहा है ना, कोई भी बिजनेस नंबर ABC, कोई भी बिजनेस अगर बिजनेस कर रहा है तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर है कि भाई कैसे करना है कैसे करना है, तो सबका रिजल्ट एक जैसा ट्रू एंड फेयर होगा, सबका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट एक जैसा होगा, तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खड़ा है, वो बता रहा है कैसे करना है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्मिटी लाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी, बुक्स ऑफ अकाउंट में भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, जितना भी आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो पहले से है ही, प्रिंसिपल तो बनाया ही गया है ताकि डाइवर्स अकाउंटिंग ये आपका सिस्टम ना हो जाए, डाइवर्सली आप अकाउंटिंग को ना इस्तेमाल करो। मतलब प्रिंसिपल तो लाया ही गया है कि किस तरीके से करना है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा आपका प्रिंसिपल है, एक ही ट्रांजैक्शन को डील करने का अलग अलग मेथड है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया, ये बताएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? Presently, how many accounting standards are in force?
क्या ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा सा अजीब से लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन नंबर ए में ऑल लिखा है, फिर 27, 28 और 32 लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं। उससे क्या मतलब आपको जानना है, ए बी 28 सी मान लेते लिख देते हैं 32 और डी है ऑल। ऑल कैसे होगा इसमें, ठीक है, मान लेते हैं 26, कुछ भी लिख देते हैं। तो अभी जो है प्रेजेंटली हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इनफोर्स, यानी टोटल अभी कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि इनफोर्स है यानी लागू है ना, तो वो होगा आपका 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अभी तक है। ये संख्या आगे जा कर के बढ़ भी सकता है, लेकिन प्रेजेंटली अभी 32 है ना। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसको किस तरीके से करना है, उसका अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया गया है, ट्रांजैक्शन को डील करना है। वो टोटल नंबर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बनाया गया है वो 32 है, जिसमें ये बताया गया है हर अलग अलग 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें ये बताया गया है कि ट्रांजैक्शन को, इस ट्रांजैक्शन को कैसे डील करना है, इस ट्रांजैक्शन को कैसे डील करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है, आपको कोड किया गया है कि कैसे इसको डील करना है। तो टोटल कितना है अभी 32। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर, किसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया किसके लिए जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। किसके लिए ज़रूरी है, तो कंपनी के लिए जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है ना। जो कंपनी है आप जान रहे हो कि एक आपका जो बिजनेस है वो आपका सोल ट्रेडिंग का है, जिसमें आपका एक सिंगल ओनर होता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, ना ही आपका पार्टनरशिप के लिए है और ना ही आपका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है चैरिटेबल यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका मैंडेटरी है वो है आपका कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए, जिसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है। तो आपका जो है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए मैंडेटरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए इसमें आ गया है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन को कैसे कैसे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें अप्लाई किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 32 है। और इनको जो है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बात लिखा गया है वो बेसिकली अब आपसे क्वेश्चन आगे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं क्या है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके लिए कौन सा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो दिया गया है।
तो यहाँ पर है ऐसे लिखेगा AS6B, AS10C, AS3 और D है आपका AS2। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ये बताया गया है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो है आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या जो आपका फिक्स्ड एसेट है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, क्या करना है उसके साथ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 10 में आपको बताया गया है कि फिक्स एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को में को किस तरीके से डील करना है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखिए बच्चों याद रखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि अब जो है कैसे क्या क्यों, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि द अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है दिस स्टैंडर्ड डील विद द रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कौन सा डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा और आपका जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो किस टाइप का है और किस तरीके से डील करना है इसके साथ, वो आपका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ही आपका करेगा, जो कि आया था आपका शायद 2016 में ये स्टैंडर्ड आया है ना। तो आपका जो है फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे डील करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें, है ना। जैसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका आज जैसे 10 बन गया कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो आपका नेक्स्ट जो हो गया मान लीजिए कि आपका AS11, तो AS11 में यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में कुछ और बात लिखा जाएगा, और क्या बात लिखा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में, तो अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, इस बात को लिखा गया है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है अलग अलग बातें उसमें लिखी जाएंगी। फिलहाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है फिक्स एसेट से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इससे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या करता है। Accounting Standard Board was established in board was established in A 1971, B 1990, C 1977 और D 1980। चलिए इसको भी आपको अब याद ही रखना होगा, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें अब आप क्या करोगे कैसे याद रखें, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको याद रखना पड़ेगा आपका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका C 1977। देखिए थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं आपका। चलिए आपका एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 29 जून 1973 को। इसके जो है आपका 2 मेंबर बोल सकते हैं इसके हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI, इसका है ICAI 2 मेंबर हैं, और एक हो गया द इंस्टीट्यूट ऑफ
कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICWAI ये दो हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ग्लोबली जो डेवलपमेंट के लिए आपका बनाया गया था 29 जून 1973 को, जिसके दो मेंबर हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का है आपका, जो इंडिया में टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करता है कि अकाउंटेंट को किस तरीके से काम करना है भारतवर्ष का, और इसी का है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, ये भी आपका है। तो सवाल पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया, तो वो इस्टेब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1977 में। इसको हम शॉर्टकट बोलेंगे ASB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब किया गया है? 1977 में। और ये बेसिकली ये इसको क्या गाइडलाइन मिला है, ये क्या काम करता है जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो ये काम करता है कि जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई जा रही है वेरियस जगह पे, अलग अलग जगहों पे जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी हो रहा है उसका पता लगाना कि कहाँ कहाँ जो है अकाउंटिंग डाइवर्स हो रहा है, कहाँ कहाँ ये जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो इस बोर्ड का जो गठन किया गया है 1977 में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करता है ना। ये बोर्ड काम करता है कि जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी कहाँ कहाँ किया जा रहा है उसको ख़त्म करना, है ना, उसको रिकग्नाइज करना, उसको ख़त्म करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बनाया गया है 1977 में। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो 1977 में स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है बात आपका? इतना ही जानिए अभी इसमें। तो फुल फॉर्म भी लिखने आ सकता है IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये लिखने आ सकता है ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICWAI द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आपका फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत किया जाएगा? है ना, ये हो गया आपका ऑप्शन A अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, B AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, C AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और D अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो आप या आपके बुक में भी दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। ठीक है, उसका पूरा लिस्ट दिया गया है, आप उसको एक बार देख लोगे तो सब कुछ आपका उसमें से ध्यान में रहेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ आपका इन्वेंट्री को बताता है। दिस बोर्ड जो कि आपका दिस स्टैंडर्ड जो आपका ये स्टैंडर्ड है जून 1981 में ये लाया गया। दिस स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी किस प्रिंसिपल के थ्रू जो है इसका वैल्यूएशन किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, है ना, उसको बताता है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा इसमें? तो AS2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 2 इसको डील करेगा। ठीक है, कब ये लाया गया है? तो जून 1981 में, याद रखिएगा। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है जून 1981, क्योंकि इतना याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। याद करिए इसके पहले क्या बताए थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये डील करेगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके थ्रू बनेगा, क्या बनेगा, सब कुछ आपका इसमें है। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए है, तो अलग अलग है, उसको याद रखना होगा आपको।
तो आप पूरा इसको याद ही कर लोगे, जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक लिस्ट है पूरा, उसको आप याद कर लोगे, ध्यान में रखोगे, बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। एक बार चाहोगे बैठ करके पूरा रट ले तो हो नहीं पाएगा, बार बार पढ़ते रहो, है ना, वो याद होता जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब बेसिकली आपको यही पूछा जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया जाता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कैश फ्लो को गाइड करता है कि किस तरीके से बनाना है। तो AS 6 है, नहीं ये तो डेप्रिसिएशन का है। B AS 10 नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है। फिर बोलता है कि C और D कहता है कि AS 2 है, नहीं ये तो इन्वेंट्री के लिए है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए है। और AS 3 कहता है, AS 3 तो जान ही रहे हो आप। अगर ये कहता है डेप्रिसिएशन का, ये कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ये कहता है इन्वेंट्री का, तो AS 3 जो है वो आपका होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और AS 3 रिवाइज्ड, इसमें आपका लिखा होना चाहिए AS 3 रिवाइज्ड, इसको रिवाइज किया गया है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए रिवाइज्ड 1997 को, ठीक है। AS 3 तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है AS 3 ये आपका है जून 1981, रिवाइज्ड किया गया है इसको मार्च 1997 में। दिस स्टैंडर्ड डील विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच समराइजेज फॉर अ गिवन पीरियड द सोर्स ऑफ कैश फ्लो एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज। देखिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सोल प्रोप्राइटर का अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, तो क्या सोल प्रोप्राइटर में आता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का। कंपनी में एक इसमें और आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ना, क्या, हाँ कैश फ्लो, हम फ्लो लिख दिए हैं, कैश फ्लो होगा यहाँ पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट है जो कि क्या बताता है, कैश के फ्लो को बताता है। फ्लो का मतलब कितना कैश आया, कितना कैश जा रहा है, ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़्यादा इसको तो अभी नहीं डील करेंगे क्योंकि आपको क्लास 12th में ये पढ़ना ही है। कैश फ्लो का मतलब हो गया कि जैसे पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। इसका आपका बेसिकली 3 होता है, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक होता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटी बेसिकली इसमें लिया जाता है और इसके थ्रू इन तीनों एक्टिविटी में कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है फ्लो का मतलब रुका हुआ कैश के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो आ जा रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। अब कैश फ्लो होता कैसे है ना, आना जाना कैसे कैश का होता है। फ्लो का मतलब क्या, बहना, और रुके हुए कैश को बहना नहीं कहते हैं, जो पैसा आपका पड़ा हुआ उसको कैश फ्लो नहीं कह रहे हैं। फ्लो कब होता है कैश का, जब आप कोई एसेट परचेस कर लोगे, है ना, जब आप कोई एसेट परचेस करोगे तो कैश आपको देना पड़ेगा, तो कैश का फ्लो हुआ ना। तो कहने का मतलब आउटफ्लो हुआ, आपको कैश देना पड़ा। तो जब आप लोन लोगे, डिबेंचर इशू करोगे या शेयर इशू करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा, मतलब कैश आएगा, है ना। तो एक कैश फ्लो इस तरह से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इस फ्लो को लिखने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और ये किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। याद रखिएगा इसमें रिवाइज नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 रिवाइज्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 देखिएगा तो ये कैश फ्लो से है, ये डेप्रिसिएशन से है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से है और ये वैल्यूएशन और इन्वेंट्री से है। बेसिकली कुछ ही आप लोग को देता है एग्जामिनेशन में, सारा आपका टोटल ये नहीं देता है कि भाई पूरा का पूरा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 जो है पूरा उठा करके दे दिए हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ सिलेक्टेड जो है आपका वो इसमें देता है,
है ना। वो भी एग्जामिनेशन भी समझता है कि भाई बच्चे जो हैं वो कितना याद रखेंगे। तो अभी आप लोग पे रहम कर दिया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा उस तरीके से आपको सारा याद होना कंपलसरी है। बोलिएगा आपको बिना याद रखे नहीं हो पाएगा। अभी इस लेवल पे आपको जितना दिया गया है उतना याद कर सकते हो, लेकिन सारा याद कर लोगे तो अभी से आपका अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं अभी इसमें, फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट है आपका इनकम रिकॉग्निशन। इनकम को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है कौन सा? AS6 आप जान रहे हो ये डेप्रिसिएशन के लिए है। B AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, है ना। C AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, ये AS9 ऑप्शन ऊपर वाला देख के लिख दिए, कोई बात नहीं। AS9 हो गया। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है। AS9 AS19 AS29 और D है AS6। चलिए, तो कहने का मतलब हो गया ये आपका कि आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सारा अकाउंटिंग जितना दिया है उतना तो आप याद रखोगे ही, इतना में से आपका आने का चांसेस है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो होगा आपका इनकम रिकग्निशन के लिए वो है AS9, है ना। AS9 जो है वो डील करेगा इनकम रिकग्निशन को। तो इनकम रिकग्निशन जो है आपका वो नवंबर 1985 में जो है ये लाया गया है। दिस स्टैंडर्ड डील विद दी बेस फॉर रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड वो बेस है एक तरीके से कि कौन सा रेवेन्यू जो है इनकम और स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये रेवेन्यू है, वो आपको बताएगा इनकम रिकॉग्निशन जो AS9 है। AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 वो बताएगा कि रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। AS9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 से वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। और आप जो है जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपका लिस्ट बुक में दिया गया है, उसको आप पूरा लिस्ट को एक बार देखोगे, धीरे धीरे इसको आप पढ़ते रहोगे, आपको याद होता चला जाएगा। तो ध्यान रखना कि जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आप याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना। क्योंकि रिस्क लेकर के एग्जामिनेशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बोले मेहनत भी किए और रिज़ल्ट भी नहीं मिला, इससे अच्छा कि अच्छे से मेहनत कर लो, रिज़ल्ट आपका मिल जाएगा। चलो ठीक है, ओके।